हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी एकेडमी फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आने वाले वीडियो में मैं आपको बुद्धि से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर करवाने वाली हूं। इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं, आखिर बुद्धि होती क्या है। और जनरली जैसा कि सीटेट हुआ, रीट हुआ या कोई सी भी स्टेट जो टेट एग्जाम होती है उसमें बुद्धि की परिभाषाएं पूछी जाती है। और परिभाषाएं हमें लिखित में तो आती नहीं है, जनरली कोई परिभाषा दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसके साइंटिस्ट का नाम बताइए या ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं परिभाषाओं के साथ साथ बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत, इसकी विशेषताएं भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप इसे मत कीजिए क्योंकि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए और एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स वीडियो के लिए। तो बिना डिले किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले भी मैं आपको इसके MCQ प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, तो यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, जहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुद्धि, आखिर ये बुद्धि होती क्या है। तो जनरली क्वेश्चन यहाँ से पहला एक और क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो बुद्धि है वो किसका रूपांतरण है या किस लैंग्वेज के वर्ड से लिया गया है। तो ध्यान रखिए, ये लिया गया है इंटेलिजेंस, जो एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। ध्यान रखना है आपको, बुद्धि इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड इंटेलिजेंस का हिंदी वर्जन है या हिंदी रूपांतरण है। और ये जो इंटेलिजेंस है ये किस लैंग्वेज का वर्ड है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो इंटेलिजेंस है वो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और इंग्लिश लैंग्वेज के इंटेलिजेंट का हिंदी रूपांतरण है बुद्धि। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो जनरली हम सिंपल वर्ड्स में इसको क्या कह सकते हैं कि किसी कार्य को, यानी कि आपके सामने कोई भी ऐसी कंडीशन है, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो उसके उस टाइम पर आपके सामने कौन कौन से ऑप्शंस वहाँ पर विकल्प है। जैसे आप किसी काम को कर रहे हैं तो हो सकता है आपके सामने 2-3 तरीके हैं उस काम को करने के, कि पहले इस तरीके से कर लिया जाए, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो उसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, बुद्धि आपको हेल्प करेगी कि नहीं, मुझे इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसके थ्रू अपने कार्य को करना है, ताकि ये जल्दी भी हो जाएगा, इसकी एक्यूरेसी भी रहेगी और मैं अपने लक्ष्य तक भी पहुंच जाऊंगा। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि बुद्धि क्या है। बुद्धि तो आपको जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, अंग्रेजी शब्द इंटेलिजेंस का हिंदी रूपांतरण है और ये किसी भी कार्य को उस परिस्थिति के अनुसार, उस टाइम पे जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको चूज करना है और अपने एम को यहाँ पर हासिल करना है। तो अब देख लेते हैं हम परिभाषाएं बुद्धि की अलग अलग साइंटिस्ट के अनुसार। तो रॉबिन्सन के अनुसार आपको क्या ध्यान रखना है, संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग के बुद्धि एक तरह से क्या है, बुद्धि वह मनोविज्ञान है जो संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग को हासिल करने में मदद करती है। तो आपको क्या ध्यान रखना, रॉबिन्सन संज्ञानात्मक। उसके बाद आते हैं टर्मन ने बताया वस्तुओं के संदर्भ में, टर्मन ने क्या बताया है, अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता। तो फ्रेंड्स, हमें सिर्फ यहाँ पर मैं MCQ इससे पहले भी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ और इससे रिलेटेड वीडियो में आपको और प्रोवाइड करवाने वाली हूँ बुद्धि से रिलेटेड। तो आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कभी भी आपको पार नहीं लगा सकता। इसलिए मैं आपको एक एक जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, उन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर परिभाषाएं प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो टर्मन के अनुसार क्या होता है, अमूर्त वस्तुओं के संदर्भ में विचार करने की योग्यता। तो कैसे ध्यान रखना है, टर्मन अमूर्त वस्तुएं, टर्मन के अनुसार अमूर्त वस्तुएं। उसके बाद आता है स्टर्न। तो स्टर्न बताते हैं, जैसे कि आपने कोई नया टर्न लिया तो आपको कैसे लॉजिक बताना है, नया टर्न लिया तो नया मीन्स नवीन हो जाएगा। तो नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही क्या कहलाती है, बुद्धि। ये किसने बताया है, ये बताया है स्टर्न ने। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, आपने एक नवीन या नया टर्न लिया है, ठीक है। उसके बाद आता है बर्थ का क्या बताते हैं, बर्थ बताते हैं जन्मजात। तो बर्थ आप रिलेट कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड बर्थ के साथ में, बर्थ थोड़ा सा आपको रिलेट हो जाएगा। अब बर्थ को हिंदी में हम क्या कहते हैं, जन्म, ठीक है। तो यदि आप सिर्फ बर्थ भी याद रखेंगे तो आपको ये दोनों वर्ड जो है रिलेट हो जाएंगे। बर्थ की डेफिनेशन दी है, यानी कि जन्मजात व्यापक मानसिक क्षमता है। बुद्धि एक जन्मजात व्यापक मानसिक क्षमता है। उसके बाद आते हैं गॉल्टन, बुद्धि विभेद एवं चयन करने की शक्ति है। गॉल्टन क्या बता रहे हैं
कि विभेद एवं चयन करने की, यानी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और सिलेक्ट करने की जो पावर होती है उसी को कहा जाता है बुद्धि। तो देखिए ये क्या बता रहा है कि आपके पास में जैसे गोल्ड है, गोल्ड या गोल्टन आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं इसको। तो आप क्या कर रहे हैं, गोल्ड में से आपको गोल्ड को आप सिलेक्ट कर रहे हैं और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। चाहे तो आप गोल्टन के नाम से ही याद रख लीजिए। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि मैं जो इसके अलावा भी जो साइंटिस्ट बचते हैं जो कभी कभी रेयरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यदि उनको मैं आपको एक ट्रिक के साथ सारी डेफिनेशंस बता दूं, बहुत सिंपल सी ट्रिक बता दूं जिससे वो लर्न हो जाए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर वीडियो कोशिश करूँगी प्रोवाइड करवाने की। उसके बाद आते हैं बकिंगम। बकिंगम क्या बताते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। बकिंगम क्या बताते हैं कि बातों बातों में सीख लो। बकिंगम ने बताया है कि बुद्धि जो है एक सीखने की योग्यता है। डियरबोर्न बताते हैं कि सीखने अथवा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता क्या है, बुद्धि। तो ये थे कुछ साइंटिस्ट जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं मैकडूगल और थॉर्नडाइक भी। तो मैकडूगल ने क्या बताया है, जन्मजात प्रवृत्ति और अतीत के अनुभव सुधारने की योग्यता को क्या कहा जाता है, बुद्धि कहा जाता है। तो इन्होंने क्या बताया कि ढूंढो, मतलब जन्म से आपके अंदर कौन कौन सी हैबिट्स थी और आपके अतीत में कौन कौन से अनुभव थे, उनके आधार पर आपने इसको सुधारा है, अपने आप को इम्प्रूव करा है, ठीक है। या ये हो जाती है मैकडूगल के अनुसार बुद्धि की परिभाषा। अब आते हैं थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने बताया कि सत्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की योग्यता को कहा जाता है बुद्धि। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप परिभाषाओं को शॉर्ट ट्रिक से लर्न करना चाहते हैं, तो आपको आने वाला वीडियो इसी टॉपिक पर मिल जाएगा। आप एमपी में वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट लगाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एमपी परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी और यदि आप वहाँ पर मेरा कोड दांगी 50 यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए जो टेस्ट सीरीज़ पहले 299 की थी, यदि आप यहाँ पर दांगी 50 कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 149 में ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टेस्ट ज़रूर लगाइए। इसके अलावा भी यदि आप एमपी से रिलेटेड किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एमपी कांस्टेबल की, तब भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपको यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज़ में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप MPPSC 2022 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्री की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तब भी इसकी टेस्ट सीरीज़ आपको MP परीक्षा ऐप पर मिल जाएगी। यहाँ पर भी यदि आप दांगी 50 कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यदि आप MP हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये टेस्ट सीरीज़ आपको MP परीक्षा कोड पर मिल जाएगी। यानी यदि आप MP से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से MP परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर टेस्ट ज़रूर लगाइए। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है। और यदि आप इसमें 50% का डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कोड यूज़ कीजिए दांगी 50, तो आपको किसी भी टेस्ट सीरीज़ में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप CPCT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, CPCT को क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज़ यानी प्रैक्टिस सेट इस परीक्षा ऐप पर उपलब्ध है। यहाँ पर भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा कोड यूज़ करने पर। तो फ्रेंड्स, टेस्ट ज़रूर लगाइए, इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो चुकी है। आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम का यहाँ पर माहौल मिल जाएगा। उसके बाद बुद्धि की विशेषताएं देखते हैं कि बुद्धि की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो देखिए, बुद्धि जो होती है व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की बातों को सीखने में सहायता करती है। यदि बुद्धि लब्धि कम होगी व्यक्ति की तो वो किसी भी बात को या किसी भी कार्य को सीखने में बहुत ज़्यादा समय लगाएगा। जितनी अच्छी उसकी बुद्धि लब्धि होगी उतनी ही फास्ट वो किसी भी चीज़ को सीख सकता है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति व योग्यता होती थी, यानी जो बुद्धि है, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो बुद्धि है क्या मनुष्य में जन्म से होती है। बिल्कुल सही, ये जन्म से ही उपस्थित होती है। अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। तो अमूर्त और मूर्त क्या होता है मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, साथ ही इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगी डिटेल में कि क्या होता है। बुद्धि मनुष्य की गई विशेषता और चिंताओं को दर्शाती है।
बुद्धि के सहारे ही व्यक्ति किसी समस्या के समाधान तक पहुंचता है या पहुंचने का प्रयास करता है। जैसे आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आप इसका सोल्यूशन किसके सहारे ढूंढेंगे? बुद्धि के सहारे ही ढूंढेंगे ना। जितनी ज़्यादा आपकी इंटेलिजेंस होगी आप उतना अच्छा सोल्यूशन निकाल पाएंगे। बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तन योग्यता, यानी आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करते जाएंगे धीरे धीरे आपकी बुद्धि में डेवलपमेंट होता जाएगा, यानी इसमें चेंजेस होते रहते हैं। वातावरण में समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि किसी की फैमिली में कोई टॉपर है, तो मैं बिल्कुल कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, लेकिन वंशानुक्रम, यदि सारे इंटेलिजेंट है तो बच्चा में भी कुछ ना कुछ परसेंटेज उस इंटेलिजेंट का जरूर आएगा। और उसके बाद वो किस इन्वायरमेंट में पला बड़ा है, उसको किस टाइप की एजुकेशन मिली है, किसके साथ में वो रह रहा है, उसकी संगत कैसी है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, उन सब का इफेक्ट उसकी बुद्धि पर पड़ता है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने में सहायता करती है, यानी कोई भी नई चीज़ आपके सामने आ जाए तो उसमें एडजस्टमेंट आपको किस टाइप से करना है, इसमें हेल्प करती है बुद्धि। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा परिभाषाएं और बुद्धि की विशेषताएं। इसके बाद देखते हैं बुद्धि के प्रकार। तो थॉर्नडाइक के अनुसार जो बुद्धि है वो 3 प्रकार की होती है। जैसे कि इससे पहले यदि आपसे क्वेश्चन बनता है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती, तब आपको ध्यान रखना है 3 प्रकार की। बुद्धि के कौन कौन से प्रकार हैं? एक आध ऑप्शन में ऐसा दे दिया जाएगा जो नहीं है, तो क्वेश्चन यदि ये है कि बुद्धि का प्रकार नहीं है, जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन में दे दिया है मानसिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, तो आपको क्या टिक करना है? मानसिक बुद्धि। मानसिक बुद्धि कोई भी बुद्धि का प्रकार नहीं है। बुद्धि के प्रकार सिर्फ 3 होते हैं। मूर्त बुद्धि, इसका दूसरा नाम है यांत्रिक बुद्धि। तो किस बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है? क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे भी बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि का दूसरा नाम क्या है? यांत्रिक बुद्धि। और दूसरी टाइप होता है अमूर्त बुद्धि और तीसरा टाइप होता है सामाजिक बुद्धि। इसके अलावा और कोई बुद्धि नहीं है। 3 टाइप रट लेना है, आपको दिमाग में छाप लेना है। अब इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या होती है। मूर्त बुद्धि वो मानसिक क्षमता जिसके आधार पर व्यक्ति दोष वस्तुओं के महत्व को समझता है। मूर्त बुद्धि देखते हैं कि वो मानसिक क्षमता जिसके आधार पर व्यक्ति, दोष यहाँ पर ये गलत हो गया है, इसको ध्यान मत दीजिए, वस्तुओं के महत्व को समझता है, उसके ठीक ढंग से भिन्न भिन्न परिस्थिति में परिचालन सीखता है। यानी कि जो व्यक्ति है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यवहारिक एवं उत्तम प्रयोग करने की जो क्षमता अर्जित करता है, वो किसके थ्रू करता है? मूर्त बुद्धि के द्वारा। आपने कोई भी वस्तु देखी है, उस वस्तु पर कैसे कार्य करना है, कोई मशीन है उस पर आपको कैसे कार्य करना है, वो आप किस बुद्धि के द्वारा सीख पाएंगे? मूर्त बुद्धि। इसीलिए इस बुद्धि का नाम है यांत्रिक बुद्धि, यानी किसी यंत्र को कैसे ऑपरेट करना है आपको। कोई मशीन है, जैसे कोई सिलाई मशीन है, उसे चलाना है, कोई भी मशीन हो सकती है, उसे कैसे चलाना, उसे कैसे ऑपरेट करना है, उसकी समझ आपको आती है मूर्त बुद्धि के द्वारा। तो ध्यान रखिए आप, मूर्त बुद्धि यानी किसी भी यंत्र, किसी भी वस्तु को अलग अलग तरीके से चलाने की क्षमता विकसित करती है। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं कि इस बुद्धि को हम क्या कहते हैं? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, क्या कहा जाता है इस बुद्धि को? इस बुद्धि को कहा जाता है यांत्रिक बुद्धि। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, यांत्रिक बुद्धि। और जो जीवन में, जो दैनिक जीवन में ज़्यादातर कार्य किए जाते हैं वो किस बुद्धि के थ्रू किए जाते हैं? रट लीजिए, मूर्त बुद्धि के द्वारा किए जाते हैं। ज़्यादातर कार्य किसके थ्रू किए जाते हैं? मूर्त बुद्धि के द्वारा किए जाते हैं। अब देखते हैं अमूर्त बुद्धि। ऐसी मानसिक क्षमता जिसमें व्यक्ति समझ तथा गणितीय संकेत, जो कि इन चीज़ों को आसानी से समझा जा सकता है, उसकी व्याख्या कर लेता है, उसे क्या कहा जाता है? अमूर्त बुद्धि। यानी आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हैं कि शाब्दिक तथा गणितीय संकेत या चिन्हों को आसानी से समझ पाए या उसकी व्याख्या कर पाए। जैसे मैथ्स में आपने पढ़ा है, पाई हुआ, सिग्मा हुआ, पैरेलल, जितने भी सिंबल होते हैं वो आप किसके थ्रू समझ पाते हैं? वो समझ पाते हैं आप अमूर्त बुद्धि के द्वारा। तो ध्यान रखिए, दैनिक जीवन में किए जाने वाले कार्य, यंत्रों पर किए जाने वाले कार्य किसके थ्रू किए जाएंगे? मूर्त बुद्धि। और जो संकेत होंगे, शाब्दिक अर्थ होंगे किसी भी चीज़ के, जैसे आपने साइन लैंग्वेज सुना होगा, उसके अलावा शॉर्ट हैंड लैंग्वेज, ये ऐसी चीज़ें जो सीखी जाती हैं वो सीखी जाती हैं अमूर्त बुद्धि के द्वारा। तीसरी बुद्धि होती है सामाजिक बुद्धि। ऐसी मानसिक क्षमता जिसके आधार पर व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को समझता है तथा व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक संबंधों को भी अच्छा बनाता है, क्या कहलाती है? सामाजिक बुद्धि। ये तो आपको समझ में आ ही चुकी होगी, तीनों प्रकार बुद्धि के। इसके बाद देखते हैं
बहुत इंपॉर्टेंट, बुद्धि के सिद्धांत बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स। डेफिनेशन के साथ साथ बुद्धि के सिद्धांत भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। बुद्धि के सिद्धांत, तो पहला सिद्धांत है एक कारक या एक तत्व सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने दिया था। किसने दिया था? बिने ने। चाहे आपसे एक खंड सिद्धांत पूछा जाए, एक तत्व सिद्धांत पूछा जाए या एक कारक सिद्धांत पूछा जाए, आपको ध्यान रखना है बिने। सिर्फ एक नाम ध्यान रखना आपको, बिने। एक कारक, एक तत्व, एक खंड किसने दिया था? बिने ने दिया था। या एक इकाई, चारों नाम ध्यान रखिए, एक कारक, एक तत्व, एक खंड या एक इकाई, इसने दिया था बिने ने। अब इनके अनुसार क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति की अलग अलग प्रकार की जो मानसिक योग्यताएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की, वो सभी एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं। बिने ने क्या बताया था कि व्यक्ति की अलग अलग विभिन्न प्रकार की योग्यताएं एक इकाई के रूप में कार्य करती है, इसीलिए इन्होंने से एक कारक, एक तत्व या एक खंड का सिद्धांत कहा है। दूसरा सिद्धांत देखते हैं, द्वितत्व या द्विकारक का सिद्धांत या द्विखंड का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। ये जो सिद्धांत दिया था, ये दिया था स्पीयरमैन ने। ध्यान रखिए, किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। इनके अनुसार जो बुद्धि होती है दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। अब वो दोनों दो तत्व कौन से होते हैं? जो पहला तत्व है वो है सामान्य तत्व, और जो दूसरा तत्व होता है वो होता है विशिष्ट। यानी बुद्धि दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी है, पहला सामान्य और दूसरा विशिष्ट तत्व। इन दोनों से मिली है, और इसके अनुसार जो व्यक्ति होता है उसमें एक प्रकार के सामान्य तत्व हैं, दूसरे विशिष्ट तत्व होते हैं, और जो सामान्य तत्व विशिष्ट तत्व से जितने ज़्यादा उत्तम रूप से संबंधित होंगे, उस व्यक्ति में उतनी ही अधिक बुद्धि होगी। यानी सामान्य से ज़्यादा यदि विशिष्ट गुण हुए तो उस व्यक्ति की बुद्धि उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। ये किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। इसके अलावा इन्होंने एक और सिद्धांत दिया, त्रिखंड सिद्धांत। द्वितत्व, द्विकारक या द्विखंड, त्रिखंड सिद्धांत, त्रितत्व सिद्धांत या त्रिकारक सिद्धांत, ये दोनों किसने दिए आपको? स्पीयरमैन ने दिए। अब स्पीयरमैन ने, जैसा कि अभी बताया, हमने देख चुके हैं हम कि द्वितत्व का सिद्धांत दिया है, इसमें सामान्य और विशिष्ट प्रकार की बुद्धि बताई है उन्होंने। तो ये जो द्वितत्व सिद्धांत दिया है, इसमें दो कारक बताए स्पीयरमैन ने। पहला कारक है सामान्य कारक और दूसरा कारक है विशिष्ट कारक। तो सामान्य कारक को इंग्लिश में कहा जाता है जनरल फैक्टर या जी फैक्टर। तो ये जो फैक्टर था, स्पीयरमैन ने क्या बताया कि ये सभी व्यक्तियों में जन्मजात होता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि स्पीयरमैन के अनुसार जो जनरल कारक या जी फैक्टर है वो कैसा होता है? अर्जित या जन्मजात? तो ध्यान रखिए, जन्मजात। और जो विशिष्ट फैक्टर है या विशिष्ट कारक है वो होता है अर्जित। अब ये अर्जित कैसे किया जाता है? यानी इस सामान्य कारक के द्वारा ही व्यक्ति विशिष्ट कारक को अर्जित करता है। जन्म से जो बुद्धि थी उसके थ्रू आपने किसी भी कार्य को करने में कुशलता प्राप्त कर ली तो वो हो जाएगी आपकी विशिष्ट योग्यता, क्योंकि इसे आपने अर्जित किया है, इसलिए विशिष्ट कारक कैसा हो जाएगा? अर्जित। ये आपको ध्यान रख लेना है। तो जितने भी मानसिक कार्य या समस्याओं के समाधान में जो कारक प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? जन्मजात कारक या सामान्य फैक्टर? जन्मजात होगा वो, और वो सामान्य फैक्टर होगा। और विशिष्ट कारक कैसा होता है कि सामान्य कारक के द्वारा ही अर्जित किया जाता है और इसके बाद व्यक्ति किसी विशेष कार्य में दक्ष होकर सफल बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपने गाना गाना सीख लिया, रंगोली बनाना सीख लिया, खाना बनाना सीख लिया, कुछ भी आपने सीख लिया। इसके बाद में क्या किया है, जो द्वितत्व सिद्धांत था उसमें एक और फैक्टर को इन्होंने जोड़ दिया, तो सिद्धांत को कहा जाने लगा त्रिखंड या त्रिकारक सिद्धांत। और ये सिद्धांत भी दिया था स्पीयरमैन ने ही, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद में आता है बहुतत्व सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत, और ये सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। ध्यान रखना है आपको, इस सिद्धांत को बहुतत्व सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत भी कहा जाता है। अब ये इन्होंने कैसे बताया था? जो बहुतत्व है इसको इन्होंने रिलेट किया था बालू के ढेर से, यानी बालू के ढेर से प्रेरित होकर ही इन्होंने ये वाला सिद्धांत दिया था, और इसके आधार पर ही इन्होंने ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्र और इसके गति की चर्चा की। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि किस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है, और ये सिद्धांत किसने दिया? तो ध्यान रखिए आप, बहुतत्व सिद्धांत को कहा जाता है, और ये सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। तो ये क्या क्या बताता है? ये बताता है बुद्धि की ऊंचाई, यानी
बुद्धि की ऊंचाई स्तर को बताएगा कि कार्यों में कितनी कठिनता है। बुद्धि की चौड़ाई क्षेत्र को बताएगा यानी कार्यों की विभिन्नता को। बुद्धि का क्षेत्रफल क्षेत्र बताएगा यानी कि कार्यों की संख्या को। और बुद्धि की गति यानी उसके कार्य करने की क्या गति है। उसके बाद आता है थर्स्टन का सिद्धांत या समूह तत्व का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को समूह कारक का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिए, समूह तत्व का सिद्धांत या समूह कारक का सिद्धांत। और इसके जो प्रतिपादक है वो है थर्स्टन। और एक और इसका नाम है, ये नाम आप जरूर ध्यान रखिए, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसे कहा जाता है? समूह तत्व के सिद्धांत को कहा जाता है। और ये सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। अब अज्यूम कीजिए आपकी कोई ग्रुप है। अब ग्रुप में क्या सारे बच्चे एक जैसे होंगे? कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, कोई एवरेज है, लेकिन कोई बच्चा कमजोर भी हो सकता है। तो यदि टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसे तो सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना होगा, यानी बेसिक से स्टार्ट करना होगा। इसलिए इसे कहा जाता है समूह तत्व के सिद्धांत को प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो हम कह सकते हैं कि जो बुद्धि होती है प्राथमिक कारक समूहों से मिलकर बनी होती है और एक जैसे कार्य करने वाले जो कारक होते हैं उन्हें मिलाकर इस समूह को बनाया जाता है। तो थर्स्टन ने जो कितने प्राथमिक समूह कारक बताए थे, क्वेश्चन ये भी बन जाएगा। तो समूह तत्व जो सिद्धांत था उसमें थर्स्टन ने टोटल 13 प्राथमिक समूह कारक बताए थे और इसमें से जो 7 हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 7 कौन कौन से हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें भी देखने वाले हैं। पहला आता है आंकिक। कौन सा आता है? पहला आंकिक कारक। दूसरा कारक आता है आपका शाब्दिक कारक। ये कारक आप नोट करते जाइए अपनी कॉपी में, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कारक थर्स्टन के अनुसार समूह तत्व सिद्धांत में विद्यमान है। तो शाब्दिक कारक, तीसरा कारक आ जाएगा स्मृति कारक और चौथा कारक आता है आपका तार्किक कारक। पांचवा कारक आ जाता है वॉक कारक, बोलने से रिलेटेड। उसके बाद में छठा कारक आता है प्रेक्षण कारक और सातवां कारक आता है पर्यवेक्षण कारक। कौन सा कारक? पर्यवेक्षण कारक। सातों कारक हो गए आंकिक कारक, शाब्दिक कारक, स्मृति कारक, वॉक कारक, तार्किक कारक, प्रेक्षण कारक और पर्यवेक्षण कारक। उसके बाद में अब हम देखते हैं त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये सिद्धांत दिया गया है गिलफोर्ड के द्वारा। तो इस सिद्धांत को कहा जाता है, इन्होंने कब दिया था ये सिद्धांत? तो ध्यान रखिए 1959, 1961, 1967। तो इनके साथ साथ इनके जो 3 सहयोगी थे उन्होंने मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि, तो ये जो सिद्धांत है गिलफोर्ड के साथ साथ जो उनके को-वर्कर्स थे या उनके जो सहयोगी थे उन्होंने मानसिक योग्यताओं के आधार पर जो बुद्धि संरचना की व्याख्या की थी, उसी के आधार पर जो गिलफोर्ड थे उन्होंने बुद्धि संरचना सिद्धांत त्रिपक्षीय बौद्धिक मॉडल कहा इसे या त्रिआयामी सिद्धांत कहा, क्योंकि उनके 3 सहयोगी थे, उन्हीं पर उन्होंने अपना प्रैक्टिकल किया और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो उन्होंने बुद्धि कारकों को 3 श्रेणियों में बांटा है। आपको ध्यान रखना है कितनी श्रेणियों में बांटा है? 3। यानी कि जो मानसिक योग्यता होती है उसकी 3 डायमेंशन बताई है। किसने? गिलफोर्ड ने बताई है। तो ये कौन कौन सी है? सबसे पहली है जो 3 डायमेंशन या 3 विमाएं बताई हैं, तो पहली हो जाती है संक्रिया गिलफोर्ड के अनुसार। दूसरी हो जाती है विषय वस्तु। उसके बाद में जो तीसरी है वो हो जाती है उत्पादन। ये ध्यान रखिए आप, उत्पादन। तो ये तीनों विमाएं हैं, अलग अलग हैं और उसमें जो विषय वस्तु होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर का काम करती है। तो अब फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं बुद्धि को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो ऐसे तो कई सारे कारक हैं, लेकिन इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कारक को मैंने इसमें लिया है। पहला है वंशानुक्रम, यानी वंशानुक्रम से भी बुद्धि प्रभावित होती है, कम या ज़्यादा। उसके बाद वातावरण, जिस वातावरण में आप रहते हैं, कैसे स्कूल में पढ़ते हैं, आपके आसपास के लोगों के पास कैसा नॉलेज है, उसका इफेक्ट भी आपकी बुद्धि पर पड़ता है। उसके बाद प्रजाति, किस प्रजाति के हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए आप कि कुत्ते की प्रजाति, उसमें सूंघने की जो बुद्धि या गुण कहा जाए वो ज़्यादा विकसित होता है। उसके अलावा लिंग, तो ये जो है लिंग का कुछ साइंटिस्ट में मतभेद थे। कुछ ने ये बताया था कि कुछ एज तक, किशोर अवस्था तक जो लड़कियों की बुद्धि है वो ज़्यादा प्रखर होती है, उसके बाद लड़कों की बुद्धि ज़्यादा प्रखर हो जाती है। लेकिन इसमें काफ़ी सारे मतभेद हैं।
इसको कुछ वैज्ञानिकों ने नकारा है कि जो लिंग है वो बुद्धि को प्रभावित नहीं करता। उसके अलावा स्वास्थ्य, एक अच्छा स्वास्थ्य एक अच्छी बुद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यदि व्यक्ति ज़्यादा बीमार रहेगा तो उसकी बुद्धि उतनी ज़्यादा कुशाग्र नहीं हो पाएगी जितना एक स्वस्थ व्यक्ति की होगी। तो अपने स्वास्थ्य का भी हमें अच्छी बुद्धि के लिए ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं आपको IQ कैसे निकाला जाता है इसकी शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, यानी कि हम देखेंगे कि जो बुद्धि लब्धि होती है उसको निकालने का सूत्र क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।